हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी के तैयारी में लगे होंगे और डेली एक सेट का प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे बिहार एसएससी के रिलेटेड डेली एक वीडियो डाला जाता है। जो इससे पहले हम लोग प्लेटफॉर्म के जो वॉल्यूम 1 से प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 था उससे हम लोग टोटल 24 टेट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं और वॉल्यूम 2 से भी हम लोग टोटल 8 टेट सीरीज का डिस्कशन कर चुके हैं। और उससे पहले हमारे एडिटोरिया का भी बुक से डाला गया है। तो आज हम लोग ये जो एडिटोरिया का जो है बुक से डिस्कशन करेंगे। जो ये कौन सा टेट सीरीज है, ये सेकेंड नंबर टेट सीरीज है। इससे पहले फर्स्ट का वीडियो आ चुका है, तो जो पहले का वीडियो नहीं देखे हैं जाके देखिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। और आप लोग कमेंट भी करिए, अगर कुछ भी आपको दिक्कत लगे या किस कौन से बुक से आगे आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं उसका आप लोग कमेंट करें। या जो आरआरबी का जो एलपी का के लिए जो वैकेंसी आया है उसको आप लोग कौन से बुक से प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसका आप लोग कमेंट करें, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिस ही आपको क्या बनाता है, परफेक्ट बनाता है। मोर प्रैक्टिस मोर परफेक्ट। आप लोग बात हम हर एक वीडियो में बोलते हैं कि आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं आप कम पढ़िए लेकिन एक टेट सीरीज जरूर मारिए। तो चलिए, पहले का जो भी वीडियो नहीं देखे हो जाके देखिए। और हर एक क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। उससे क्या होगा कि आपको अगला एग्जाम किसी न किसी में पूछा जाएगा। चलिए, आज कहीं हम लोग इस टेट सीरीज में देखेंगे कि बहुत सारा जो क्वेश्चन है अब हम लोग को पीछे किसी न किसी टेट सीरीज में आया हुआ है, और या तो उससे रिलेटेड जो बताए हम उसका आया हुआ है या तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए, आज हम लोग ये एडिटोरिया का जो बिहार एसएससी का टेट सीरीज 2 का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है। तो फ्यूज का सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो ये विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, विद्युत जो फ्यूज में जो उपयोग होने वाला तार का प्रतिरोध क्या रहता है, तो इसका प्रतिरोध जो रहता है वो उच्च होता है। और गलनांक क्या रहता है इसका अगर प्रतिरोध पूछे तो प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक क्या रहता है, निम्न रहता है। ताकि वोल्टेज बढ़ने पे ताकि वोल्टेज बढ़ने या अधिक विद्युत के प्रवाह होने पर फ्यूज क्या हो सके, तुरंत गलकर विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचा ले। अतः ये जो फ्यूज है किस सिद्धांत पे काम करता है, तो विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी उस डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो किसी द्रव को अगर गोलीय दर्पण को किसी द्रव में डुबाइएगा तो उसका फोकस दूरी अपरिवर्तित रहती है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, इसीलिए फोकस दूरी में कोई अंतर नहीं होता है। ये क्या है, फोकस दूरी एक गोलीय दर्पण का गुण है जो इसे द्रव में भी डुबाने पर अपरिवर्तित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जो चर या माने जो वेरिएबल प्रभावित होते हैं, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने पे क्या क्या प्रभावित होते हैं, तो इसका वेग और तरंग दैर्ध्य क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, जो अगर एक माध्यम से और आवृत्ति इसका क्या रहती है, अगर यहाँ पे आवृत्ति पूछे तो आवृत्ति क्या रहती है, तो ये आवृत्ति है ये अपरिवर्तित रहती है, आवृत्ति चेंज नहीं होती है। और चेंज क्या क्या होता है, तो चेंज होता है इसका तरंगदैर्ध्य और वेग क्या होगा, चेंज होगा, और आवृत्ति सेम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम डिग्री सेल्सियस तापक्रम का 2 गुना होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से तापमान पे जो होगा वो फ़ारेनहाइट जो है ये डिग्री सेल्सियस का 2 गुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालने के लिए पब्लिश का फॉर्मूला जानते हैं, C-0/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180। इस पे यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि जो F पूछा है कि ये कौन से ताप पे पूछा हुआ, तो यहाँ F जो है ये डिग्री सेल्सियस का क्या है, 2 गुना है। तो यहाँ पे आप लोग लगाइएगा C/100 इज इक्वल टू F के जगह पे क्या लिखना है, 2C माइनस 32/180।
ये 0 से 0 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। तो ये 9c इज इक्वल टू 9c इज इक्वल टू 5c माइनस ये 32 5 जा 160, यहाँ से घटाइएगा तो ये 4c इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, तो ये 160 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आप लोग बैठा के इसको निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक हॉर्स पावर में कितने जूल पर सेकेंड होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में कितना वाट के बराबर होता है। तो आप लोग जानते हैं कि अगर एक हॉर्स पावर पूछा रहता, एक हॉर्स पावर, तो ये कितने के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। और एक वाट बराबर कितना होता है, तो एक वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। तो यहाँ इसी तरह से ये वाट के जगह पे यहाँ पे केवल रख दीजिएगा। तो एक हॉर्स पावर कितना के बराबर हो जाएगा, तो 1 हॉर्स पावर हो जाएगा ये आपको 746 और जूल के जगह पे 1 जूल पर सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा 746 जूल पर सेकेंड। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में जो है लोलक घड़ियाँ सुस्त क्यों हो जाती है, कि इनकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके चलते ये क्या हो जाती है, सुस्त हो जाती है। ऐसे सरल लोलक का आवर्तकाल निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 इज इक्वल टू ये 2 पाई इंटू एल बाई जी होता है। अगर यहाँ पे अगर लोलक की लंबाई बढ़ती है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर जी का मान बढ़ता है तो इसका आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। इसीलिए गर्मियों के दिन में जब एल का मान, इसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ जाती है, तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है तो आवर्तकाल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अति चालक का लक्षण है। अति चालक का क्या लक्षण है, तो शून्य परगम्यता होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये शून्य परगम्यता है, किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किए जाने में उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित सहायता की मात्रा बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं, तो मॉनिटर जो है ये पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस के बारे में, ये आउटपुट डिवाइस प्रिंटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। प्लांटर है, ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, टच स्क्रीन जो है क्या है, तो एक इनपुट डिवाइस है। और मॉनिटर क्या है, तो ये आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें पूछा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टच स्क्रीन नहीं है। अच्छा, कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, इनपुट डिवाइस है। अच्छा, और आउटपुट डिवाइस के प्रिंटर हो जाएगा, मॉनिटर हो जाएगा, साउंड कार्ड हो जाएगा, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कारक किया था। तो रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था, तो बेकुलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी, बेकुलर ने किया था। और ये फ्रांसिस भौतिकी थे जो बेकुलर, इन्होंने बेकुलर थे, ये फ्रांसिस थे। कहाँ के थे, तो ये फ्रांसिस थे। और इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज कब की थी, तो इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज 1896 ईस्वी में किया था। और रेडियो एक्टिविटी को किससे मापा जाता है, तो इसे गाइगर काउंटर द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है, तो गाइगर काउंटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। तो ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, अफबाहु सिद्धांत के अनुसार नियंत्रित होता है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, अफबाहु सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो है सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले स्तरों में जाता है, तब इस स्तर के पूर्णतः भर जाने के बाद उच्च स्तर में जाता है। और यह क्रम क्या रहता है, चलते रहता है।
और यही नियम जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक क्या है, सरल विधि प्रदान करती है, और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, अपबाहु सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन एक मूल तत्व है? तो मूल तत्व कौन सा है? हीरा एक मूल तत्व है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हीरा जो है ये कार्बन का क्या है, ये कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा है? तो हीरा है, और जो एक मूल तत्व है, जबकि अन्य सभी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सोप स्टोन मुख्यतः है, तो सोप स्टोन मुख्यतः क्या है? तो मैग्नीशियम सिलिकेट है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो सोप स्टोन है मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होता है, जिसे टाल्क के रूप में भी जाना जाता है, और अति मुलायम खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं के का नहीं है? तो तांबे का मिश्र धातुओं का कौन सा नहीं है? तो इसमें रोज मेटल और टाइप मेटल ये क्या है? तो ये इसमें तांबे का मिश्र धातु नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, रोज मेटल ये किसका मिश्र धातु है? तो रोज मेटल है ये बेरिलियम, पोलेनियम प्लस स्ट्रिटियम है, और ये किसका है? टाइप मेटल है ये पीबी प्लस एसपी प्लस एसएन है। अच्छा, पीतल है, किसका मिश्रण है? तो पीतल है ये कॉपर और जिंक का है। किसका मिश्रण है? तो ये कॉपर और एसएन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर किसका होता है? कॉपर, जिंक और निकेल का होता है। जब जर्मन सिल्वर किसका होता है? तो ये कॉपर का होता है, प्लस जिंक का होता है, प्लस निकेल का होता है। Ni। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, ये 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा कौन से सोडा को कहते हैं हम लोग? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं। अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला कितना होता है? तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, बेकिंग पाउडर कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ये तीनों किसका नाम है? इसी का नाम है बेकिंग सोडा को। अच्छे, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला कितना होता है? तो वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो ये फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा का। और इस वाशिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? धोने का सोडा या सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी इसका नाम है, या वाशिंग सोडा या धोने का सोडा, वाशिंग सोडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? तो स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जोसेफ प्राउलस्ट के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन इन्होंने जोसेफ प्राउटल ने कब किया था? तो ये किए थे 1787 ईस्वी में किए थे। और इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिक के अवयवी तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, और इन्हीं के अनुसार बताया गया था कि H2O में जो है, ये जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है ये कितना है? तो हाइड्रोजन और जो इसमें ऑक्सीजन का अनुपात है ये 1:8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो जो मॉर्फिन है ये फल से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, मॉर्फिन जो है ये अपरिपक्व फलों से प्राप्त होता है। पुष्प के पौधों से अफीम तथा हीरोइन भी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हमारे तंत्र में अधिकतम ATP
अणुओं को उत्पन्न करने वाला पादप है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं का उत्पादन किससे होता है? तो क्रेब्स चक्र से होता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, हमारे जो तंत्र में अधिकतम एटीपी का उत्पादन क्रेब्स चक्र से होता है, और यह चक्र जो है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और एक क्रॉस चक्र में कितना एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 एटीपी का निर्माण होता है। और ये कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, पादप कोशिका का जंतु कोशिका से भिन्नता का कारण होता है। तो पादप कोशिका को जंतु कोशिका से भिन्नता का क्या कारण है? तो कोशिका भित्ति की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, पादप कोशिका के बाह्य आवरण जो होता है कोशिका सेल माने सेल वाल की उपस्थिति है, जो पौधों में सेलुलोज से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, चींटियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मार्मिकोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, हेप्टेरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो उभयचर या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। उभयचर या सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। अच्छा, ये निर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो निर्मेटोलॉजी में जो है ये गोलकृमि का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? तो गोलकृमि का अध्ययन किया जाता है। नीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसले का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है? तो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है? तो यकृत बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, यकृत जो है ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाती है। और वसा क्या है? हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला एक प्रमुख खाद्य पदार्थ होता है। और वसा में अणु ग्लिसरॉल तथा वसा अम्ल के संयोग से बनता है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की तरह ही वसा भी कार्बन और हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के यौगिक से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, हथेली में पाई जाने वाली हड्डी है। तो हथेली में पाई जाने वाली जो हड्डी है ये मेटाकार्पेल है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, कलाई की जोड़ों की हड्डियों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? तो ये कलाई के कार्पल कहते हैं। ये किसकी है? तो ये कलाई की हड्डियों के जोड़ने वाले समूह को हम लोग कार्पल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ होता है? तो विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है? तो टोकोफेरॉल होता है, ऑप्शन नंबर ई। अच्छा, टोकोफेरॉल जो है ये विटामिन ई के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन ई को ही इसका रासायनिक पदार्थ है, इसका नाम क्या है? तो विटामिन ई है। और ये और इसकी कमी से नपुंसकता, बझापन आदि रोग होता है। विटामिन B7 को हम लोग क्या कहते हैं? बायोटीन कहते हैं। विटामिन BD को कैल्सिफेरॉल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, विडोल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो विडोल जो परीक्षण है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विडोल जो परीक्षण है ये टाइफाइड के लिए होता है, जिसका नाम जो है फ्रांस के एक जीवाणुविद से चार्ज विडाल के नाम पर रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। तो सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है? तो एंटी सब्सिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क जो टीका है ये पोलियो से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, जो पोलियो को जो टीका है, साल्क टीके को खोजकर्ता कौन से थे? तो जांस साल्क जो थे। ये जो पोलियो जो है ये किससे होता है? तो ये विषाणु जनित रोग है। ये कौन सा जनित रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है। और इसकी खोज जो है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसके टीके का खोज किया गया था जोनास साल्क ने किया था। जोनास
साल्क ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। तो नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत राज्यसभा द्वारा की जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अनुच्छेद 312 में संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार है। ये कौन से अधिकार के तहत नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करता है, कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 312 के तहत। और इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हो तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जा सकता है। और साथ ही साथ सेवा के लिए भर्ती, नियुक्ति, व्यक्तियों की सेवा की शर्तें का विनियमन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। किस बात में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक होते हैं? तो ये किसके किसके तहत किया था? तो ये किया था ये किसके द्वारा किया गया था? तो मिर्नोवा मिल्स वाद, ऑप्शन नंबर सी। ये मिर्नोवा मिल्स वाद है। ये वाद में 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि जो मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व किसके पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। 1980 ईस्वी में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस विषय पर बना सकती है? तो अनुच्छेद 250, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अनुच्छेद 250 के अंतर्गत उपबंध है कि आपातकाल घोषणा के समय संसद जो है ये राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है? तो समवर्ती सूची में कौन नहीं है? तो सार्वजनिक व्यय है, ये सार्वजनिक सूची में, समवर्ती सूची में नहीं है। अच्छा, समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषयों को शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में वर्तमान में टोटल 52 विषय हैं, जबकि पहले कितना था? तो पहले 47 था। अच्छा, 42वां संविधान संशोधन के तहत 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था? तो 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ था। ये कई बार आप लोग को आ चुका है सेट में। 1946 में हुआ था। इसके तहत 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में जोड़ा गया था। वो कौन कौन से विषय थे? तो शिक्षा था, विज्ञान थे, नापतोल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण तथा न्याय। इसको राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न अपने पद धारण नहीं करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न कौन अपना पद धारण नहीं करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अच्छा, लोकसभा का अध्यक्ष किसके पद, ये कैसे धारण करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसका जो चुनाव है लोकसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है तथा उसके पद पर हटाने की व्यवस्था लोकसभा में बहुमत से पारित किया जाता है। अच्छा, अभी तक किसके खिलाफ अभी तक एक बार लाया गया था लेकिन वो भी पारित नहीं हुआ था, उसको आप लोग कमेंट करें। इसे पिछले हम लोग कई सेटों में उनके बारे में बता चुके हैं, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो पीछे का सेट नहीं देखे वो जाके देखिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिया जाता है? तो केंद्र द्वारा जो है राज्यों का वैधानिक अनुदान है किसके द्वारा दिया जाता है? तो वित्त आयोग के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ये भी आ चुका होगा कई बार आप लोग को। पहले अनुच्छेद कितना के तहत किया जाता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। और इसका गठन है राष्ट्रपति द्वारा हर 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 क्या होते हैं? अन्य सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? तो सरकार की जो है संसदीय स्वरूप की विशेषता को कौन व्यक्त करता है? तो कार्यपालिका का विधायपालिका के प्रति उत्तरदायी होना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत
के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा की सीट संख्या सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल के कितना होता है? तो पश्चिम बंगाल के विधानसभा की सीट जो है ये 294 है। बिहार का कितना है? तो 243 है। तमिलनाडु का कितना है? तो 234 है। और मध्य प्रदेश का कितना है? मध्य प्रदेश का टोटल 230 है। तो इसमें सर्वाधिक किसका है? तो पश्चिम बंगाल का, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, भारत में सर्वाधिक विधानसभा की सीटें किस राज्य की है और कितनी है, उसका आप लोग कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्न युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित है वो कौन सा है? तो एनी बेसेंट जो है ये न्यू इंडियन के, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही हो जाएगा। एनी बेसेंट ने 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की तथा 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और 1914 में इन्होंने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडियन पत्रों का प्रकाशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पत्र का प्रकाशन इन्होंने कब से किया था? कब किया था? तो 1914 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के जो निर्माता है सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। सच्चिदानंद सिन्हा के विषय में इतिहासकार प्रेमानंद दास ने अपने लेख में उन्होंने आधुनिक बिहार प्रांत का वास्तविक निर्माता माना। और निस्संदेह वह बिहार के क्या थे? बिहार बंगाल के पृथक्करण आंदोलन के हुए आत्मा और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को गठन करके उन्हें पृथक प्रयासों के प्रतिफल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था ये मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी ने फरवरी 1931 में बसवराज राय इरविन से भेंट किया और उनकी बातचीत जो है ये 15 दिनों तक चली, जिसके स्वरूप ये इसके बाद जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए भाग लिए थे। और इनके बीच एक समझौता हुआ था जिसे हम लोग गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? तो गांधी इरविन अगर समझौता पूछे कोई कि कब हुआ था, तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी के तहत महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला कौन था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे भीमराव अंबेडकर थे, जो अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन था इसमें से? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन नंबर डी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने श्री बनर्जी को न्यायाधीश नॉरिस के फैसले के खिलाफ लिखने के लिए इन्हें सजा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो बरहिया ताल जो विद्रोह का उद्देश्य था ये कसाकत भूमि की वास्तविक मांग, ऑप्शन नंबर ए। वैसे कसाकत भूमि की वापसी के लिए कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1936 में मुंगेर जिला के नगर बरहरिया ताल में एक आंदोलन स्टार्ट किया गया था। और बोकासत भूमि किसे कहते हैं? तो बोकासत भूमि हम लोग उसको कहते हैं जिसमें जो कि मंदी के कारण लगान न दे पाने के कारण किसानों द्वारा अपनी भूमि जमींदारों को दे दी जाती थी, उसी को क्या कहते थे? बोकासत भूमि कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है? तो किस शासक के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है? तो ऑप्शन नंबर सी, श्री सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, सातकर्णी के
यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर नाव का चिन्ह अंकित है, जिससे स्पष्ट क्या होता है कि जल यात्रा को प्रेमी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विद्रोह किया था? तो कौन सा था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। इसे अर्धशास्त्रीय सुल्तान भी कहते हैं। यह अपना राज्याभिषेक के बाद सिकंदर द्वितीय या सानी की उपाधि धारण की थी। इस कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये सानी की उपाधि धारण की थी। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी जो था ये सेना को नगद पैसा देना स्टार्ट किया था, मतलब जो वेतन है वो नगद देना स्टार्ट किया था। और इसे शास्त्रीय सुल्तान भी कहते हैं। इन्होंने बाजार नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध का संपादन किया? तो चारों अश्वमेध का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, राजेंद्र प्रथम है, ये चोल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसी के समय में सबसे अधिक क्षेत्र का क्या हुआ था? विस्तार हुआ था। और इसने श्रीलंका पर भी अभियान चलाया था जो सफल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से किस शासक ने, सॉरी ये 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन कराया था? तो चारों यज्ञमेध यज्ञों का जो ये अश्वमेध यज्ञ का जो संपादन था ये प्रवसर सेन प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। चोल राजाओं ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो चोल राजा में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये राजेंद्र प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, ये राजेंद्र प्रथम जो था ये चोल वंश का क्या था? सबसे महत्वपूर्ण शासक था और इसी के समय में चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार इसी के समय में हुआ था। और इन्होंने श्रीलंका में सिलोन अभियान चलाया था। श्रीलंका के लिए कौन सा अभियान चलाया था? तो ये श्रीलंका के लिए जो चलाया था ये सिलोन अभियान चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। अच्छा, जो ऋग्वेद है ये ऋग्वेद में किसके बारे में दिया गया है? तो ये ऋग्वेद में स्रोत एवं प्रार्थना दिया हुआ है। तो 1 का क्या हो जाएगा? तो 4 नंबर हो जाएगा। यजुर्वेद में किसके बारे में दिया गया है? तो स्रोत एवं कर्मकांड दिया गया है। 2 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सॉरी सी का क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद में क्या दिया हुआ है? तो सामवेद में संगीतमय स्रोत है। और अथर्ववेद में क्या है? तो तंत्र मंत्र एवं वशीकरण है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, जो ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थना का वर्णन किया गया है और इसमें कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में हम लोग जानते हैं कितना मंडल है? तो 10 मंडल है और 1028 क्या है इसमें? 1028 इसमें सूक्ति है या मंत्रों का संग्रह है। और चलिए नेक्स्ट, और यजुर्वेद में स्रोत और कर्मकांड है और इस यज्ञ से जो संबंधित है महत्वपूर्ण है यजुर्वेद। और यह एकमात्र वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। यजुर्वेद क्या है? एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद दोनों में है। अच्छा, सामवेद है, ये संगीतमय स्रोत भारतीय संगीत का क्या है? जन्म माना जाता है। और ईश्वर की आराधना के समय इस वेद के मंत्रों को गीत के रूप में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो अथर्ववेद है ये तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन इसमें दिया गया है। और इसमें ये सबसे अंतिम में लिखा गया था, सबसे लास्ट में, चाहे सबसे जो नवीनतम वेद है ये किसे माना जाता है? तो अथर्ववेद को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अशोक को सर्वप्रथम कहाँ का शासक नियुक्त किया गया था? तो अशोक को सर्वप्रथम उज्जैन का शासक नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। अच्छे, अशोक को जो राज्याभिषेक है ये 269 ईसा पूर्व में किया गया था। और अशोक का नाम जो सर्वप्रथम मास्की और गुजरा अभिलेख में मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है, ये कब लाया गया था? तो ये 1878 में लाया गया था। और इसे कब हटा दिया गया था? तो इसे ये लॉर्ड रिपन के द्वारा ही इसे लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसे एक्ट को हटा दिया गया था और लॉर्ड लिटन के द्वारा इसे लाया गया था। यह जो एक्ट था ये मूलतः सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र, जिसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर को थे, के लक्ष्य में रखकर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ताओं को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? तो सरकार द्वारा जो है यह इको मार्क आरंभ किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। जो पर्यावरण अनुकूलन उपभोक्ता उत्पादकों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा इको मार्क आरंभ किया जाता है। और इको मार्क जो है ये प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। और यह प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा वर्ष 1991 ईस्वी से दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो समुद्र है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, समुद्र जो है ये पृथ्वी पर विद्यमान जल मंडल का 97% जो जल है ये कौन सा जल है? तो ये समुद्री जल है। जितना जो जल है ये 97% है वो समुद्री जल है। और पृथ्वी की कितनी सतह जो है समुद्र से ढका हुआ? तो पृथ्वी की जो है 71% सतह जो है ये जल से 71% भाग पर ये क्या है? जल भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है? तो एक साधारण आहार जो है ये कौन सा है? तो डाइटियम है, क्रेस्टोसिया है और हेरिंग है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ये 1973 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक है और इसकी शुरुआत कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बीच बचाओ आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो बीच बचाओ आंदोलन का संबंध है ये उत्तराखंड से है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, बीज बचाओ आंदोलन जो टिहरी है उत्तराखंड के किसानों द्वारा शुरू किया गया था और यहाँ के किसानों ने देखा कि रासायनिक उर्वरकों के बिना ही विविध फसलों के उत्पादन द्वारा आर्थिक रूप से व्यवहारिक कृषि संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जो बाघ अभ्यारण्य है ये नागार्जुन सागर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, और इसका क्षेत्रफल कुल कितना है? तो इसका जो क्षेत्रफल है ये 3568 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? तो अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2008 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर 2018 में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विषय के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2018 में यह पुरस्कार है अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार दिया गया था, जबकि 3 साल पहले इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार की भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया था। अंग्रेजी को कितना साल पहले सम्मिलित किया गया था? तो अंग्रेजी को मात्र 3 साल पहले ही सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। बर्फानी तूफान किस प्रकार की आपदा है? तो जो बर्फानी तूफान है ये एक वायुमंडलीय आपदा है, ऑप्शन नंबर ए। प्राकृतिक आपदाओं के 4 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है, वायुमंडलीय, भौगोलिक, जलीय और जैविक।
और वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो बर्फबारी आता है, तूफान आता है, टार्नेडो आता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आता है, सूखा आता है, पाला आता है, लू आता है, शीतलहर को भी सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। भारतीय परमाणविक समय का निर्धारण किया जाता है। तो भारत में जो है परमाणविक समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। जो कहाँ से होकर गुजरता है, तो जो इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरता है। ये कहाँ से होकर गुजरता है, तो इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरता है। और यह भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरता है, तो ये भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत संबंधित है। तो वेगनर का जो है महाद्वीप सिद्धांत का जो सिद्धांत है महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से है। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीप एवं महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित है। उन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है ये कब दिया था, तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत इन्होंने 1912 ईस्वी में दिया था। और महाद्वीपीय यह जो कार्बोनिफेरस युग में एक भूखंड के रूप में आसपास जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अटकामा मरुस्थल स्थित है। तो अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, अटकामा मरुस्थल है, इसका विस्तार जो है एंडीज पर्वतमाला के पश्चिम के महाद्वीप में है। और ये प्रशांत तट पर लगभग 1000 किलोमीटर दूरी तक है। और ये दुनिया का क्या है, तो सबसे शुष्क मरुस्थल है, जो कहाँ स्थित है, तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है, तो सही सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो लानोस जो है ये चिली, ये क्या है, सही सम्मिलित नहीं है। लानोस ये कहाँ की घास मैदान है, तो लानोस जो है ये